प्रदीप, 53 से 65 कांग्रेस, 18 से 28 बीजेपी, सीधी मतलब बिना किसी परेशानी के कांग्रेस कोई शक या सवाल नहीं सरकार बना रही है। और इसमें एक और बड़ा आंकड़ा भी बताना जरूरी हो जाता है, आप ही का आंकड़ा है जी कि बीजेपी के खाते में 35% वोट गई है जी और कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है 43%। 8% का अंतर, बीजेपी का वोट शेयर 2% गिरा पिछली बार के मुकाबले, कांग्रेस का 15% बढ़ा। तो ये 65 से ऊपर भी जा सकता है क्या? मेरा सवाल तो पहला ये है। आंकड़ा देखिए 8% स्वीप होती है नॉर्मली। नहीं, स्वीप बिल्कुल होती है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा के संदर्भ में 65 की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले बता दूं यहाँ हो क्या रहा है हरियाणा में। सिंपल भाषा में 2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, लेकिन हुआ ये था जो उस समय राज्य की जो दो प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और इनेलो बल्कि उस वक्त की नंबर 2 की पार्टी, 24% इनेलो को वोट मिला और 21% वोट मिला कांग्रेस को। यानी कि जो जाट की बात होती, इनेलो तो 100% जाट की पार्टी कही जाती थी, तो 33% के साथ बीजेपी को चूंकि जाट वोट का विघटन हुआ 46 सीटें आई और सिंपल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 5 साल बाद 19 में क्या हुआ कि इनेलो से टूट के दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बन गई और जेजेपी को 15% वोट मिले और 10 सीटों के साथ उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और उनका चुनावी चिन्ह था, सत्ता के ताले की चाबी बन गए, वो चाबी बन गए। बीजेपी को वो 46 से अब 40 सीटें आई, जबकि वोट शेयर मिला 36.8 यानी कि 37% के करीब, लेकिन सीटें मिली 40। इस बार क्या हुआ है कि चूंकि हरियाणा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे भी बड़ी बात नॉन जाट सीएम, अब 2 सीएम कह लीजिए 10 साल में, नॉन जाट सीएम का ये जो लब्बो लवाज है हरियाणा को शायद पसंद नहीं आया। और इस बार इन्होंने इस तरह से डिसाइड किया कि जेजेपी जो पार्टी है 1% से 2% के आसपास हमारे सर्वेक्षण में लेती हुई नजर आ रही है। और इनेलो उसकी दूसरी तरफ, जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया, 8%, बसपा को लगातार 4% वोट मिलते रहे अपने बूते पे और 4% इनेलो के, तो 8% लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे बड़ा सवाल ये है, यदि के इनेलो और बसपा गठबंधन ने 8% से नीचे गए तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सीटें 65 के ऊपर जाएंगी। 65 के ऊपर भी जा सकती हैं। यदि नीचे गए तो 65 के ऊपर भी जा सकती हैं, और ये यदि ऊपर गए तो 50 की सीरीज में आ जाएंगे, 50 की सीरीज में। और बीजेपी, अगर कांग्रेस 65 से ऊपर भी जाती है तो बीजेपी 15 के आसपास भी आकर टिक सकती है। आ सकती है। 18 हमने सीटें दी 18 से 28 तक, तो वो 15 भी आएगी। जब 70 की बात वहां होगी तो यहाँ 15 की होगी और दीगर जो है दूसरी छोटी पार्टियों के बाकी की सीटें। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है प्रदीप कि हरियाणा में जब भी तीसरी बार कोई लगातार सत्ता से चुनाव में गया है, ये नहीं कि 10 साल बाद, भाई बंसीलाल भी सरकार बनी 70 के दशक में 2 बार लगातार बनी, तीसरी बार गए तो 3 सीटों पर सिमट गए। ओम प्रकाश चौटाला 2 बार लगातार सरकार, एक बार 1 साल, एक बार 3.5-4 साल, फिर गए चुनाव में तो 9 पर सिमट गए जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल 235 दिन सरकार चलाने के बाद, लगभग 10 साल, वो 15 पर सिमट गए। मैंने 15 की फिगर इसलिए पूछी। हाँ, नहीं, 15 कारण था उसका। 15 की फिगर 10s और 20s में ही आना है। 10s का मतलब है 15, 18, 17 या 20-25 के आसपास, जहां तक बीजेपी की सीट। बट बीजेपी की बात यह है संदीप, इसमें बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंटली बीजेपी का वोट शेयर 33, 37 और अभी 35 रहा हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो बाकी के 65% के करीब वोट है, उनका विघटन कैसे हो रहा है। इस बार पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। और इसमें पसंद, चेहरे कितना बड़ा फैक्टर था? आपका आंकड़ा कहता है 23% लोगों की, 4 में से 1 व्यक्ति की पसंद
भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, नायब सिंह सैनी ज्यादा पीछे नहीं है, 18% की पसंद। लेकिन यहां पर मनोहर लाल खट्टर को तो बीजेपी ने भी हटा दिया, लोगों ने भी पूरी तरह से खारिज करते दिखे हैं। 1% लोगों की पसंद, चेहरा कितना बड़ा फैक्टर था। अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड रखेंगे, तेज तेज करेंगे। करिए जी, चेहरा नहीं, चेहरा तो अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जो है पिछले इसके बीजेपी 10 साल के पहले वो करीब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे लगातार। दूसरी बार गवर्नमेंट को रिपीट करना हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने सरकार को 2000 एक हमारे पैनलिस्ट हैं आदेश रावल उनका नाम है, उन्होंने, मैं एक दिन पूछ रहा था भाई एंटी इनकम्बेंसी बता रहे थे लोग, फैक्टर बेरोजगारी को बता रहे थे, उन्होंने कहा मरोड़ मिटाने का चुनाव है ये। मरोड़ मतलब एरोगेंस को जवाब दिया जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ और नॉन जाट सीएम बने हैं, अब उसको मरोड़ कह लीजिए या वो एक बोलते हैं हम बंबई में इजी एनालिसिस भी है क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में 52% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये जाट नॉन जाट ओवर एनालाइज करते हैं क्या? ओवर एनालाइज नहीं करते हैं। जब हरियाणा की बात करें और जो वहाँ की प्रमुख जाति हो और उसकी चर्चा ना हो, उनके वो बोलते हैं ना अस्मिता का विषय ना हो, ऐसा सोच नहीं सकते। क्योंकि जहाँ हरियाणा, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और आदिवासी की बात नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड की बात करें, आदिवासी की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। पर इसमें ऐसा कि भाई बांट दिया कि भाई जाट उधर चले जाओ, बाकियों का नहीं, ऐसे बांट वाट कुछ नहीं जाट तो खुद आधे से ज्यादा जाट बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। एक ह्यूमन नेचर होता है भाई, यदि मैं जाट कम्युनिटी आता हूं तो मैं चाहूंगा जो सरकार का सर्वे सर्वा हो वो जाट का बने, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। यदि मैं यादव हूं तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री यादव बने उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसमें अब थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन, और आपका बड़ा डिटेल्ड जो सर्वे आपने किया है जी, अगर हम आयु वर्ग जी, और ये गौर कीजिएगा विजय भाई, 18 से 25 साल वाला युवा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर 45% कांग्रेस, 31% बीजेपी, 14% का डिफरेंस। 26 से 35 44% कांग्रेस, 34% बीजेपी। तो अब वो 14 से 10 हो गया, अब 14 से 10 वो घटते क्रम में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। पर ये 14% का डिफरेंस इज बहुत बड़ा डिफरेंस। युवा मतलब नाराज हो गया। युवा तो मोदी भक्ति में लीन था 10 साल से। नहीं, देखिए युवा का ऐसा नेचर ही होता है, चाहे जहां की सरकार हो वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता है। युवा को परिवर्तन चाहिए, तेजी से नतीजे 18 से 25 साल वाला भी 2014 में 15 साल का ही था। हाँ। तो उसने सिर्फ बीजेपी का शासन देखा है। ये एक दो धारी तलवार भी साबित हुई है। बिल्कुल होती है। और इसमें जैसे जैसे उम्र आप देखेंगे 36 से 50 वाले में थोड़ी बहुत टक्कर है, नहीं केवल 3% का थोड़ी बहुत टक्कर में, इसलिए 41 कांग्रेस, 38 यहां पर बीजेपी। और फिर ऊपर जाने लगते हैं अधेड़ उम्र, वो जैसे विजय त्रिवेदी भाई हो गए ना 50 में, मैं तो अभी 30 साल का हूं, तो हम, मैं तो बिल्कुल यंग हूं और मैंने 25 साल के बाद गिरना ही बंद कर तो वहां पर भी 42-35 इन फेवर ऑफ कांग्रेस, और 60 से ऊपर वाले 44-36 फिर कांग्रेस आगे जी। ये थोड़ा अप्रत्याशित ट्रेंड दिखती है। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो अब आप इसको व्यवसाय के तरीके से जब देखेंगे डेमोग्राफी को, तो व्यवसाय में पाएंगे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के बीच में इतना जबरदस्त फासला है, 24/53, 24 बीजेपी। और यदि सिर्फ किसानों के बीच चुनाव होता तो बीजेपी को 24% मिलते और कांग्रेस को 53% मिलते। तो इससे आप समझिए, तो वो किसान, जवान, पहलवान, हम एबीपी न्यूज पर लगातार कह रहे थे ये 3 बड़े मुद्दे होने वाले। मैं एक और जोड़ के हमेशा बात करता हूं, जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, इसी ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट हरियाणा के इलेक्शन में पड़ा है। उस लिहाज से जाट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद किसान का, उसके बाद नौजवान का और उसके बाद पहलवान। जिस नाराजगी की झलक कहीं ना कहीं हमें लोकसभा चुनाव में भी दिख रही थी, राजस्थान में भी, और विजय भाई हम सबसे बेहतर समझते हैं वहां की राजनीति, 11 सीटें कांग्रेस ले जाने में कामयाब हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी के दिग्गज पटखनी खाते दिखे थे, क्या उसकी एक रूपरेखा दिखने लगी थी लोकसभा चुनाव में? देखिए, वहां पे लोकसभा चुनाव में भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और यहाँ पे भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और तो महिलाओं और पुरुषों की भी बात करें तो पुरुषों में कांग्रेस के पास 44%, बीजेपी 34%, पर उससे ज्यादा मेरी दिलचस्पी है महिलाओं में। कांग्रेस बाजी मार रही है, 42% कांग्रेस को, 36% महिला
बीजेपी को। उसको उस लिहाज से देखिए कि पुरुषों ने कांग्रेस को कैसे वोट किया, 44% पुरुषों ने कांग्रेस, वहीं महिलाओं ने कांग्रेस को 42 किया, यानी 2% पुरुषों के मुकाबले कम। इसका असर इसलिए होता है कि वही जो जाट किसान वो ज्यादा करके पुरुष होते हैं, और महिलाओं में बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 2% वोट ज्यादा मिल रहा है। वहां पे आते हैं लाभार्थी, वहां पे महिलाएं जो होती कोर लाभार्थी होती है, तो बीजेपी को अभी भी महिलाएं पुरुषों के हिसाब पर पुट घटता जा रहा है, क्योंकि महिलाएं तो बहुत ज्यादा तादाद में पिछली दफा बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही, तो कांग्रेस से तो कहीं ज्यादा आंकड़ा था। मैंने लिखा हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनाव हरियाणा के -2% हुआ है बीजेपी का महिलाओं के मामले में, महिला पुरुष दोनों में। और लेकिन कांग्रेस का 14 और 16 रिस्पेक्टिवली बढ़ा है महिला और पुरुष में, वो प्योरली जेजेपी के खाते से, यानी वो पूरे के पूरे जो जाट वोट तो जो ये सीधी टक्कर हुई जेजेपी और चंद्रशेखर रावण साथ आए, 1% वोट मिल रहा है। हमने ये बात कही थी कि आईएनएलडी कर सकती है, कुछ करेगी, तो आम आदमी पार्टी 1.5% वोट बैंक पर सिमट रही है। हमने कई बार कहा, बुरा भी माना है आम आदमी पार्टी वालों ने कि 87-88 सीटों पर तो उनकी जमानत जब्त होगी, ज्यादातर पर नोटा की वोट ज्यादा आ जाएंगे। नहीं, उसका वही कारण है कि जो जिस हिसाब से मन बना के बैठे हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर लोग, उनको कोई भी मंजूर नहीं है इस समय, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मंजूर है। अब सबसे दिलचस्प बात आपके पोल की, और इसमें सभी दर्शकों को, खास हरियाणा वासियों को बहुत दिलचस्पी होगी। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, 3 इलाके हरियाणा में बीजेपी के गढ़ किले के तौर पर उभरे हैं। पहले तो 2014 से पहले बीजेपी दाही का आंकड़ा नहीं पार कर पाती थी हरियाणा में। एक इलाका जीटी रोड के दोनों तरफ का, पानीपत से खास अगर आप आगे चलो, गरौंडा और फिर पीपली, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, मारकंडा, अंबाला, दूसरा अहीरवाल, और तीसरा दक्षिण हरियाणा यानी कि फरीदाबाद वाली बेल्ट। अब गुरुग्राम में जो आपका आंकड़ा है जी, 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 1 आईएनएलडी। यहां तो सुपड़ा साफ करते थे, 11 की 11 भी उठा ले जाती थी। 2014 में उठाई है बीजेपी ने। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुड़गांव में अभी भी बीजेपी जो है 5-5 के करीब दोनों को मिल रहा है, क्योंकि गुड़गांव की डेमोग्राफी ऐसी है। और अब रोहतक और हिसार की बात करें, और गुड़गांव की एकदम अपसाइड डाउन है। वहां पे कहीं कोई गुड़गांव में उतनी बड़ी संख्या जाट की नहीं है, 10-15%। और वहां जाएंगे तो आप पाएंगे, पर वहां भी सेंधमारी ऐसी, मतलब वहां तो फिर सीधा सीधा चला जाना चाहिए था बीजेपी के खाते में। अर्बन पॉकेट्स भी हैं, गैर जाट वोट बैंक भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अर्बन की जहां तक बात करी, अर्बन पूरे हरियाणा की बात कर लें तो 35% अर्बन पॉपुलेशन है। उसमें बीजेपी कांग्रेस से आगे है इस 35% अर्बन क्षेत्रों में वोट शेयर के लिहाज से। उसमें अब अर्बन क्षेत्र जो आ जाता है एक और, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 3 बीजेपी, 9 कांग्रेस। हाँ, यहाँ पे फरीदाबाद, विशुद्ध फरीदाबाद की पलवल होटल को मैं अभी हटा रहा हूं, 9 सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती, 1 निर्दलीय, वो भी इनके साथ आ गया था। 8-1 का आंकड़ा भी है, ऐसा पलटा 9-3 हो गया कांग्रेस के फेवर में। बिल्कुल, 12 में से यही हुआ, 9-3, 9 कांग्रेस, 3 बीजेपी। आपको मैं बता रहा था रूरल हरियाणा में देखिए 65% रूरल ग्रामीण क्षेत्र होता है हरियाणा का। वहाँ का फासला देखिए, बीजेपी 33 और कांग्रेस 45, यानी कि 12% से कांग्रेस ऊपर। लेकिन अर्बन में 35% पॉपुलेशन है, वहाँ पे 2% से बीजेपी ऊपर, अभी भी 2% से बीजेपी। अब ये नहीं, अर्बन एरियाज पे ही मैं वहीं टिका हुआ हूँ। अच्छा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, उसके बाद अंबाला आ जाते हैं। अंबाला और पंचकुला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र जी। अब ये तो वहां से मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अनिल विज एक और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, वो ताल ठोक रहे हैं। 13 सीट है, आप 11 पर कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 बीजेपी। बिल्कुल, अंबाला में ये तो जीटी रोड वाला इलाका, ये तो गढ़, यहां से हमारी इतनी क्यों और कैसे? यहाँ पर स्थिति यह है कि अंबाला कैंट, जहाँ से आपने बात करी, अनिल विज भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, टफ फाइट में है वो बहुत। मेरी दिलचस्पी तो अभी नायब सिंह सैनी में है, लाडवा से वो हार रहे हैं क्या आपके आंकड़े के हिसाब से? वो भी टफ फाइट में है, वो टफ फाइट में अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, तो मुख्यमंत्री ही दिक्कत में। और करनाल जो सीट नहीं दी गई,
जहां से मनोहर लाल खट्टर ने कहा मेरा उम्मीदवार खड़ा होगा, करनाल में भी कांग्रेस बढ़त बना रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे, 5 पर। करनाल रीजन में संदीप, करनाल सिटी की बात करें जो सिटी में कौन जीत रहा है? बीजेपी के चांस अच्छे हैं। तो मतलब अगर नायब सिंह सैनी वहां से लड़ते तो मुख्यमंत्री जीत जाता पक्का। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं मुख्यमंत्री हार रहे हैं अभी भी ये मैं नहीं कह रहा। फंसी हुई है। अच्छा, रोहतक और हिसार, अब ये फिर वो जाट गैर जाट राजनीति की बात आती है और जेजेपी का वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाना इन इलाकों में। उनकी एक पैठ दिखी थी हमें 2019 में। रोहतक की 20 सीटों में 13 कांग्रेस, अन्य के खाते में 3, तो उसमें जो बाकी दल हैं और निर्दलीय भी इसमें आ जाएंगे। 4 बीजेपी, और हिसार में भी कांग्रेस 13 और बीजेपी 4। मतलब ये वो इलाके हैं जहां पर किसान, जवान, पहलवान का सबसे जोर था, सब कुछ यहां था। पर वहां भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है। जिसको कहते हैं भूकंप का एपिक सेंटर, ये वो है। रोहतक और हिसार ये वो है, जाटलैंड। हाँ जी। पर यहां भी बीजेपी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफाया हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सफाया, मतलब 3/4 और 1/4 मिल रहा है, उसको सफाया ही कहेंगे। 13 और 4 तो अब बड़े फेसेस जो थे, बड़े फेसेस का कुछ किया आपने, अंदाजा लगाया कि बड़े विकेट कौन से गिरेंगे? बड़े फेसेस आपको चाहिए, वीआईपी सीट्स। हाँ, तो ये देख लीजिए और आप ही बता दीजिए। और ये इसको लोकप्रियता के हिसाब से लीजिए, उस हिसाब से ना लीजिए कि कौन हार रहा कौन जीत रहा। हाँ। उस दिन किसकी लोकप्रियता थी, हवा कहाँ बह रही थी, आप उसको लीजिए। ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जी। नायब सिंह सैनी लाडवा से हैं, क्लोज फाइट है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अनिल विज क्लोज फाइट, और फाइट कांग्रेस के औपचारिक ऑफिशियल उम्मीदवार से नहीं, चित्रा सरवारा से बागी हैं। और ये साफ है, वो सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है उनके साथ। उनके पिता वो 7 वाली सीट से बाकायदा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं सीधे सीधे, उदयभान जीत रहे हैं होडल से। दुष्यंत चौटाला क्लोज फाइट में है, और ये त्रिकोणीय है मुकाबला। मतलब जेजेपी का यहाँ जेजेपी तो नहीं जीत रही है, बिल्कुल ये साफ हो गया। हाँ, वो साफ है, वहां पर सीधा लिखा जेजेपी नहीं जीत रही है। और डबवाली में क्लोज फाइट आप कह रहे हैं, कांग्रेस और आईएनएलडी, यानी कि यहां पर कौन जीतेगा? कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। दिग्विजय भी हैं यहां पर, आदित्य देवीलाल भी हैं, अमित सिहाग भी हैं। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो आदित्य और अमित सिहाग में आप बता रहे हैं दिग्विजय बाहर है रेस से। हाँ जी, दिग्विजय बाहर, तो जेजेपी तो खत्म ही। मतलब जेजेपी तो आप ये मान लीजिए, मैं वापस कह रहा हूं, जो दुष्यंत चौटाला की खुद की सीट है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट उनके नंबर आएंगे। डबल डिजिट का मतलब 10% वोट शेयर की बात कर रहा हूं उस सीट के ऊपर। तो अभय चौटाला जीत रहे हैं एलनाबाद से, ये कह रहे हैं प्रदीप गुप्ता। चंद्रमोहन जीत रहे हैं पंचकुला से, आदमपुर से भव्य बिश्नोई। पर ये तो पार्टी क्लोज फाइट है, वो क्लोज फाइट है। नहीं, पॉपुलर पार्टी ऑन पोलिंग डे कांग्रेस, मतलब भव्य बिश्नोई हार रहे हैं। हाँ, हाँ। अब ये देखिए, और क्लोज फाइट है तो शाम में श्रुति चौधरी अभी यहां आई है, और बीजेपी उनकी भी अटकी हुई है। आरती राव अटेली से, इंद्रजीत राव की बेटी, केंद्रीय मंत्री हैं, सीट अटकी हुई है, जीत भी सकती है। गोपाल कांडा की सीट भी अटकी हुई है, वो तो बहुत क्लोज फाइट है। और आदित्य सुरजेवाला आसानी से जीत रहे हैं। हाँ जी, रणदीप सुरजेवाला के बेटे कैथल से। विनेश फोगाट आसानी से जीत रही हैं जुलाना से। महम से दीपक हुड्डा। बीजेपी ने कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उतारा, वो हार रहे हैं। हार रहे मत बोलिए। हाँ, लेकिन कांग्रेस पॉपुलर पार्टी ऑन पोलिंग डे, पॉपुलर पार्टी। आपका आकलन में बता रहा हूं, बाकी तो 8 तारीख को। हार में ऐसा हो जाता है, पर्सनल लोग ले लेते हैं। और बहुत लोगों ने तो मुझे ये कहा, अरे आपने तो ये दिखा दिया था, ऐसा हो गया, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। तो आप इसलिए पर्सनल उसको ना लीजिए। पर्सनल आप लीजिए भी मत, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ज्यादा है, ये एग्जैक्ट पोल है। नहीं, देखिए अब जिम्मेदारी है, और सबसे मैं तो कह रहा हूं 94% का स्ट्राइक रेट कोई लाकर तो दिखाए। तो सफोलॉजी अब वो ठीक है, अब बहुत से लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दुत्कारने भी लगते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।